आई और फिर बाजार संभल गया। कल की बहुत ही बड़ी रीबाउंड के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग एकदम अंडरस्टैंडेबल थी, एकदम स्वाभाविक थी। लेकिन इस समय बाजार में आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ किस तरह का आइडिया रखना चाहिए? एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही पुराने बाजार के जानकार आज हमारे साथ एक स्पेशल चैट के लिए जुड़ रहे हैं। दलाल एंड ब्रोचा के डायरेक्टर और फंड मैनेजर मिलिंद कर्माकर। मिलिंद, इटिनो संदेश पे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए। नमस्कार। और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मिलिंद, और आप आप सब या जी या जी मिलिंद, आप एकदम ओल्ड स्कूल डीप एनालिसिस और लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं। अब बहुत ही रेयर ब्रीड हो गई है, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए होता है अपनी पोजीशंस में। तो आज जब हम दिवाली का माहौल है और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की बातचीत चल रही है, तो आप ऐसे बाजार में कौन से ऐसे स्टॉक्स लेके पुराने बैठे हुए हैं, मुझे कॉल नहीं चाहिए, जो आपने उस समय जी जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ताकि हमारे नए व्यूअर्स और नए इन्वेस्टर्स ये बात समझ सकें कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कितनी फ्रूटफुल होती है और कितनी आनंद मिलता है जब आप अपनी कॉल्स को लेके फ्रूटफुल होता देखते हैं, लेकिन आपको पेशेंट रहना पड़ता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप शेयर कर सकें। जी बिल्कुल। तो अगर हम इंडिया जैसा देश देखें तो यहाँ पे ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, ये इम्परेटिव है। मुझे इसका एग्जैक्ट हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है। यानी ये देश में जो लेवल पे हम हैं वहां से आगे काफी ग्रोथ आ सकती है। And because of that, it is always good to have a buy and hold strategy rather than going for a trading strategy. क्योंकि क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी आप पकड़िए 6-7% से भी बढ़ रही है रियल जीडीपी ग्रोथ, और जहां पे 4-5% इन्फ्लेशन है, तो करीब 12% ग्रोथ तो इकोनॉमी में ही चल रही है। और ऐसी इकोनॉमी जहां पे 12% ग्रोथ चलती है, वहां पे जो अच्छी कंपनियां हैं वो कम से कम उससे 25% ज्यादा, यानी 15 से 16% ग्रोथ तो आपको दे ही सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी वर्क्स बेटर, क्योंकि कंपाउंडिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग जब भी होती है कि आपका शेयर या आप जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसको आप लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहे उसमें। क्योंकि क्या है कि अगर 16% या से 18% से एक कंपनी ग्रो हो रही है, तो हर 4 साल में उसका सेल्स डबल हो जाएगा, उसका प्रॉफिट शायद उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही अगर आप लंबे सिरे तक रखते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो बहुत बार, या आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम, आर सिग्निफिकेंटली हायर than the returns which you would probably get out of trading. तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी कंपनियां जहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है, वैसी कंपनियां या वैसे सेक्टर को निवेशकों ने, अगर वो निवेशक इन्वेस्टेड रहते हैं लंबे सिरे तक, तो उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। जी मिलिंद जी, इनफैक्ट ये काफ़ी सही कहा आपने। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए और लंबी अवधि में भारत की ग्रोथ स्टोरी है भी बहुत अच्छी, ये सही बात है। अब एक चीज़ हुई है मिलिंद जी बाज़ार में, अगर आप देखें कि पैंडेमिक के लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक मार्केट ने रिकवरी जिस तरह की दिखाई, मोमेंटम जिस तरह का दिखाया, अब उसमें इकोनॉमिक रिकवरी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी जुड़ गया है। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिन्हें बहुत ही लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है, जिन्होंने शायद खुलकर पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर वो इंतज़ार करते रहे कि बाज़ार थोड़ा हल्का हो तब इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे लोगों को अब आपकी सलाह क्या है? तो ऐसा है कि अगर आप 2003 से 2008 का पीरियड देखें, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मार्केट करीब करीब 6 टाइम्स ऊपर गया। अगर अभी आप देखेंगे सो तब मार्केट 2017 से अभी तक ऑलरेडी डबल हो गया है। अगर आप
2003 से 8 देखेंगे तो market was driven not only by liquidity which came in, it was also driven by GDP growth. So 2003 से 2007 रादर 2002 से 2007 मार्केट डबल हो गया 5 साल में, और वहां से अगेन 2.75 टाइम्स हो गया अगले 3 साल में. टोटल ग्रोथ वाज रफली अबाउट 5.5 टाइम्स टू 6 टाइम्स. अगर हम अभी की बात करते हैं तो 2017 से 2021 तक 4 साल में मार्केट डबल हो गया है. अब जीडीपी ग्रोथ तो अभी शुरू हो रही है. So I wouldn't be surprised if the market goes up significantly in the coming 3 years. But market जब ऊपर जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, वो करेक्शन आते रहते हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि निवेशक अगर लेफ्ट आउट फीलिंग आ गई है तो आप थोड़ा रुकिए. मार्केट में करेक्शन आते रहते हैं. खाली इतना देखिए कि आप जो कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उसकी ग्रोथ कैपेबिलिटी कितनी है. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज आफ्टर अ स्मॉल करेक्शन और आफ्टर अ करेक्शन, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज. लाइक अभी अगर आप देखें तो मार्केट में कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, मोस्ट ऑफ देम रादर, जो ऑलरेडी ऊपर से 15-20% करेक्ट हो गई है. तो थोड़ा बहुत अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि निवेशक जो है वो ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं. कोई उनको फोन कर देता है और बोलता है कि ये कंपनी हमें बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कोई ऑपरेटर है या ये कंपनी भाव ऊपर जाने वाला है, तो छट से ले लेते हैं. तो वैसा नहीं करना चाहिए. आपका कमाया हुआ, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, तो थोड़ा होमवर्क कीजिए. आप रेफ्रिजरेटर जब घर में लेते हैं तो 2-2, 3-3 घंटा, क्या मैं बोलता हूँ 2-3 दिन खर्चा करते हैं. 50,000 रुपया आप उसमें लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, मे बी 25,000. बट 25,000 का इन्वेस्टमेंट करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगते. मुझे ऐसा लगता है कि इसका जरा विचार करें और ठीक से सोच के इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मार्केट में तेजी खत्म हो गई है और काफी आना बाकी है. मिलिंद, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि कैसे जब जीडीपी बढ़ती है तो उसके कितने टाइम्स स्टॉक मार्केट बढ़ता है और कितने ज़्यादा टाइम्स सेलेक्ट कंपनीज बन सकती हैं. कुछ डेटा जो आज आना शुरू हो गया है और वो भी कुछ हद तक देश की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उसका मार्केट में रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, उसका साइन है. डायरेक्टर साहब, अगर आप वो डेटा लेके आए स्क्रीन पे, जिस हिसाब से जीएसटी कलेक्शंस का डेटा आ रहा है वो सेकंड बेस्ट पे आ गए. ई वे का डेटा जो है वो लाइफ टाइम हाइज पे आ गया है. एक्सपोर्ट्स इंडिया के बहुत सॉलिड बूमिंग हो रहे हैं. देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 55.9 पे आ गई है. तो ये काफ़ी हद तक भी इस बात का सूचक है, इंडिकेटर है कि फैक्ट वर्सेस ओपिनियन. हम सब ये ओपिनियन बना सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था शायद इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये डेटा, बिजली का कंजम्पशन बढ़ गया है, ये सब डेटा एकदम सामने आ रहा है. रेलवे भाड़ा जिसे कहते हैं वो भी बढ़ रहा है, तो ये रिबाउंड बताता है. कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में आपकी क्या राय है मिलिंद? आपने जो एनालाइज किए अर्ली ट्रेंड्स सेकंड क्वार्टर के, जो कमेंट्री आ रही है, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में क्या बता रही है? आपको ड्यूरेबल लगती है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का साइकिल अभी यहाँ से? तो हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का साइकिल यहाँ से जो तेजी पकड़ी है वो आगे चलती रहेगी. the only thing I would like to caution investors is कि अगर ऐसा हो जाए कि एक आध क्वार्टर अच्छा नहीं आए, तो one should not get disheartened and one should continue to invest. So मुझे लगता है कि अभी तो खाली शुरुआत हुई है इम्प्रूवमेंट की, because just we are getting out of the second wave, and I hope that the third wave doesn't come, because if one goes back to Spanish flu, third wave was extremely mild during that time, but pandemic के बाद अमेरिका में 2000 यानी 1920 के बाद जो मार्केट और जीडीपी में ग्रोथ आई थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और इट वाज एट दैट टाइम दैट consumerism actually set foot in the United States. So 100 साल के बाद unfortunately we had to see a similar kind of a situation across the globe.
पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि क्या होता है कि जब पैंडेमिक या ऐसे कोई वजह से अगर इकोनॉमी नीचे जाती है तो उसमें एसेट्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। जैसे कि अगर भूचाल आ जाए या कोई वॉर हो जाए तो जैसा एसेट्स फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ पे वैसा नहीं है। फैक्ट्रीज वेर इंटैक्ट, जॉब्स वेंट डाउन, बट एज फैक्ट्रीज स्टार्ट कमिंग बैक, as we see more and more jobs being created, companies will start doing well, consumption will go up, and of course as your per capita income goes up, आपकी affordability भी बहुत बढ़ जाती है। And that is the reason I am very confident that economy will do very well in the coming years. So investors should hold on to good quality stocks which they have. जी। मिलिंद, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर हम फंडामेंटल्स को जोड़ के देखें और इस समय जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, अजय भी जैसे इंडिकेट कर रहे थे कि जीएसटी कलेक्शन को आप देखिए या फिर कंजम्पशन रिबाउंड अगर आप देखें इस समय, अब इसमें और एक नया थीम या फिर और एक नई स्टोरी जो जुड़ी है इन दिनों मार्केट में, वो है अनयूजुअल बिजनेस मॉडल वाली कंपनीज। मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ जो नई लिस्टिंग्स हो रही हैं, जो कि ब्रिक एंड मोटार से काफ़ी दूर हैं इकोनॉमी के, ऐसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। आपका व्यू इन रीसेंट लिस्टिंग्स पर, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है इन सब कंपनीज में, उस पर क्या है? हमने देखा नायका में भी जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जोमेटो में भी देखा है। आप एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एनालिसिस के ज़माने की थियरी से बहुत ही सॉलिड परफॉर्म करते आए हैं। आपका व्यू ये न्यू एज कंपनीज पर क्या है? तो मेरा व्यू ऐसा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्टिविटी में जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकती है, that technology will do very well. But so take for example internet presence. Now Nykaa frankly is a retailing company है, लेकिन वो मेनली यूज करते हैं इंटरनेट। So these type of companies could do well over a longer period of time. But at the same time, one should not forget that the existing companies which are in retail can very easily have their internet presence as well. So one has to see at what valuations you are buying these new age companies, and उसके बाद decision लेना चाहिए कि वो आगे चल के कभी 5 साल में, भले 6 साल में, कभी ना कभी तो फ्री कैश फ्लो थ्रो करे। Amazon देखिए, Amazon ने अल्टीमेटली दे अडॉप्टेड अ मॉडल ऑफ क्लिक एंड मॉर्टर, एज दे से, कि उनका फिजिकल प्रेजेंस भी है और नेट पे भी है। नायका भी फ्रैंकली वैसे ही है, नायका का भी काफी सारे स्टोर हैं, पर यू हैव टू सी एट व्हाट वैल्यूएशन यू आर गिविंग। इफ यू गिव अ हाई वैल्यूएशन, इफ यू आर विलिंग टू पे अ हाई वैल्यूएशन, आपको फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लंबे समय तक रुकना पड़े आपको एक्चुअली प्रॉफिट्स कमाने के लिए। जैसे कि मैं Amazon की बात करता हूं, Amazon ड्यूरिंग पीक ऑफ द इंटरनेट बूम ट्रेडेड एट $100। फिर जब इंटरनेट बूम बस्ट हो गया तो उस समय उसकी प्राइस $20 तक नीचे आ गई, यानी 80% पैसे का लॉस हो गया इन्वेस्टर को, अगर किसी ने $100 में लिया था एक शेयर। उसके बाद करीब करीब 10 साल लगे जब भी वापस Amazon $100 पे आ गया, अभी वहां से भी 15 टाइम्स हो गया है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये बिजनेस मॉडल सब अच्छे होते हैं। द प्रॉब्लम इज कि आप क्या भाव से निवेश कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में पैसा मिल भी सकता है, पर जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोलने में तो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन जब भाव नीचे आ जाता है तो यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिर डरने लग जाते हैं। इनफैक्ट मेरा ऐसा अनुभव है कि जब मार्केट में बहुत बड़ी तेजी रहती है तो सब स्मॉल इन्वेस्टर्स बिकम स्मॉल स्पेकुलेटर्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग स्पेकुलेटर्स, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो अपना होमवर्क करके इन्वेस्ट नहीं करते। बस इतना कीजिए, होमवर्क करके इन्वेस्ट करें। न्यू एज कंपनीज है, इसमें प्रोडक्टिविटी गेन्स काफी हो सकते हैं, लाइक फिनटेक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज। आई थिंक काफी सारी कंपनीज है जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ आ सकती है, जो अभी भी काफी लोगों ने उनकी तरफ देखा नहीं है।
तो वैसी कंपनियां भी अवेलेबल है. सो ऐसा नहीं है कि सब टेक्नोलॉजी यानी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. वैल्यूएशन हैज टू मैच द प्रोडक्टिविटी गेन्स व्हिच कैन कम. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ फ्लेवर दीजिए. आपके पास भी रिटेलिंग स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं. आपका लेजेंडरी कॉल 8 साल 9 साल होल्ड करने के बाद हॉस्पिटल स्टॉक रीरेट हो गए. अभी अब आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, आप क्लोजली क्या रीड अप कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म पार्ट बनाने के लिए, अगर कुछ बता सकें, इफ नॉट द स्टॉक नेम्स एटलीस्ट आप किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं? तो हमने कोई प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी हमारे पोर्टफोलियो में लिए हैं. हमने एक दो ई रिटेल कंपनीज भी देखी है कि जहां पे हमको वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है और जहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले दो स्टॉक लिए हैं. तो हम ऐसा देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे एंड जहां पे अपॉर्चुनिटी है और जहां पे वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है. तो मैंने जैसे बोला कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल देखें ही नहीं. जहां जहां पे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट आ सकती है टेक्नोलॉजी के वजह से, स्पेशली इन फिनटेक और इवन इन जैसा कि आजकल बोलते हैं कि सीपैस और सैस यानी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. These type of companies probably going forward can do very well. So हम लोग ने हमारे पोर्टफोलियो में वैसे भी स्टॉक्स लिए हुए हैं और but still old economy forms the core of our portfolio. So whether it's retailing, whether it's travel also could be interesting. So whether it's retailing, whether it's travel, this constitutes, and of course banks. So banks and financials, इंश्योरेंस कंपनीज में लास्ट एक साल में कुछ नहीं हुआ है. पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में काफी लो है और आगे चल के ये कंपनियां पॉसिबल है कि 18 से 20% अगले 15-20 साल भी ग्रो हो सकती है. तो ऐसी कंपनीज जो बेनिफिट ले सकती हैं टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अगर आप देखें अभी भी हम काफी लोग अभी भी इंश्योरेंस एजेंट का यूज करती हैं. पर आगे चल के ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाके पॉलिसी ले ले या ऐसी चीज. सो दीज कंपनीज कैन बेनिफिट सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो एंड द अपॉर्चुनिटी इज मैसिव. सो ऐसे जो सेक्टर्स हैं उस पर ध्यान दें और निवेश करें. और हमने भी ये सब इसमें किया हुआ है निवेश. जी. इस बीच मिलिंद, एक चीज़ ये भी बताइए आप कि एक अच्छी चीज़ जो इस समय दिख रही है बाज़ार में, वो ये भी है कि जो क्रेडिट ऑफटेक है उसमें सुधार देखने को मिला है. और उसके साथ एक दूसरा जो अच्छा संकेत है वो ये जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की साइकिल है जिसे हम केपेक्स कहते हैं, उसमें हमने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री देखी है, जो कि पहले कुछ 1-2 सेक्टर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी. तो इन दोनों इंडिकेटर्स को जोड़कर अगर हम देखें तो वो कौन से 2-3 सेक्टर्स हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा आश्वस्त हैं इस समय आउट परफॉर्मेंस को लेकर? तो एज यू राइटली सेड कि क्रेडिट ऑफटेक अच्छी हो रही है, पर मुझे लगता है आगे चल के बैंकिंग में जो है क्रेडिट ऑफटेक विल बी ड्रिवन बाय रिटेल क्रेडिट. तो हम ऐसा समझते हैं कि फोकस शुड बी ऑन दोज बैंक्स which will be driven by retail credit. चलना पड़ेगा आपको पोर्टफोलियो में न्यू एज कंपनीज, ई रिटेलिंग, सैस कंपनीज, न्यू एज आइडियाज़ हैं और वो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स भी होल्ड कर रहे हैं. तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड अप्रोच. वो अवर्स नहीं है न्यू एज कंपनीज को अपने पोर्टफोलियोज में लेने के लिए, लेकिन किस वैल्यूएशंस पे उन कंपनीज को पार्ट बनाएंगे वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है और उसको वो बहुत ही क्लोजली स्टडी कर रहे हैं. इन द मीन वाइल अगर हम बाज़ार की बात करें तो ऑटो में सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं. बाज़ार तो पूरा गिव अप कर दिया है गेंस. राइट. मिलिंद हमारे साथ वापस आ गए. मिलिंद, या अपनी बात पूरी कीजिए. Interest rates came down from nearly 12-13% to about 6-7%, and then they started moving up. So
दैट इज टिपिकली द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ना शुरू होता है तो मेरे ख्याल से तभी और ऐसा भी हो, बिकॉज द इकोनॉमी स्टार्ट्स पिकिंग अप, एंड व्हेन दैट हैपेंस देन आपका जो अंडर यूटिलाइजेशन था कैपेसिटी का वो कंप्लीट होने लगता है, एंड कॉर्पोरेट्स आल्सो रियलाइज दैट देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी पूरा हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो लेट अस गो एंड टेक मोर मनी एंड the capex cycle starts. So we are at that point, and आगे चल के capex cycle definitely शुरू होगा, and हो गया है already, and so that is what will drive the economic cycle also. So that is why I am also confident of a sustained long-term growth in the GDP. बिल्कुल। मिलिंद, एक थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट्स का व्यू ले लेते हैं, क्योंकि फेड की बैठक भी चल रही है और साथ ही हमने जिस तरह का एक लीडिंग परफॉर्मेंस यूएस मार्केट्स में देखा है, टेपर को लेकर थोड़ी बहुत कंसर्न है। आई थिंक टाइमिंग को लेकर मोर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ टेपर, बिकॉज दैट इज़ ऑलमोस्ट गिवन। आपको लगता है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं अहेड ऑफ द कर्व निकल गए हैं मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन? भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें कितना चिंतित छोटी से मध्यम अवधि में रहना पड़ेगा फंड फ्लोज को लेकर, एफआईआईज के रवैये को लेकर? तो मैं इसको चिंता नहीं कहूंगा, मैं इसको कॉशन कहूंगा, क्योंकि चिंता की कोई बात नहीं है, बट कॉशन डेफिनेटली रखनी चाहिए, बिकॉज see, from about 85, 86, if I'm not mistaken, when the interest rates in US were as high as 12-13%, वहां से जो इंटरेस्ट रेट्स आना नीचे चालू हो गया वो वर्चुअली जीरो तक चले गए थे। तो अभी वहां से ऊपर जाना शुरू हुआ है। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग बैक टू दैट 12-13%, बट इसमें दो से 2.5% की तो बढ़त आ सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो फ्री मनी था वो बंद हो जाएगा, and it will also definitely impact liquidity in the shorter term. But अगर आप ऐसा देखें कि से 2003 से 2008 जब पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर गई थी, तो उसमें सबसे ज्यादा या बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स कौन कौन से थे? तो ऑफ कोर्स उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इवन इन डॉलर टर्म्स। तो दैट doesn't change even now, because the highest strongest growth probably we will see in India. So that will continue to attract foreign money. And if you are able to deliver a decent GDP growth, you will see the rupee appreciate against the dollar. And that is the reason why, so it's a vicious circle, कि जैसा रुपी डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट होगा वैसा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। And yes, so I am not so much worried about India, but in the shorter term, आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि टेपर जैसे ही फेड अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट हाइक करे तो सेलिंग आ सकती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इवन इफ आई बिलीव दैट मार्केट्स विल डू वेरी वेल, दे नेवर गो अप इन स्ट्रेट लाइन, देयर विल ऑलवेज बी करेक्शंस। सो करेक्शन कैन कम इन द मार्केट्स, पर अगर आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्टेड हैं जो कि आपको आगे चल के, क्योंकि मार्केट की प्राइस ये एक एस्पेक्ट हो गया, बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। एंड इफ यू आर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी विच इज ग्रोइंग एट से 30% ईयर ऑन ईयर और उसका भाव अभी से 1,000 रुपये है, वो 1,000 रुपये का 800 भी भले हो जाए या 700 भी हो जाए, you should think that as an opportunity to invest more and invest in that company, because price तो short term है, वो तो डे टू डे चेंज होते रहती है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों चेंज होता है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ मुझे मालूम नहीं है चेंजेस इतना, because human mind is fickle. But anyway, having said that, so you should use this opportunity to invest more, and yes, I do expect correction to come in. राइट मिलिंद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी एजुकेटिव चैट। हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा सीखने को मिला आपसे, और आज हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड आपको और आपके सब दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंडरफुल। सो ये थे मिलिंद कर्माकर, दलाल एंड ब्रोचा के फंड मैनेजर, और बहुत ही पुराने बाज़ार को ऑब्जर्व करते आए हैं, बहुत डीप रिसर्च, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, पेशेंस
और एक बैलेंस बना के बाजार में न्यू एज बिजनेसेस को वो नेगेटिव वे में नहीं देखते, उनको एकदम ओपन माइंड से एनालाइज करते हैं और लेगेसी बिजनेस मॉडल्स को भी राइट वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किस और बिजनेस मॉडल्स को। ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं।